जी बताइए, एवरीथिंग इज क्लियर। हेलो। जी प्लीज कंफर्म इट। ओके। तो आज से हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को। ठीक है। चलिए, स्क्रीन भी विजिबल है आप लोगों को। जी सर। ओके ओके ठीक है। चलिए, तो आज से हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड को। तो शुरुआत क्लास में जो है पहले हम रिसर्च के बेसिक को समझेंगे कि रिसर्च की डिफिनेशन है क्या, रिसर्च के स्टेप क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या होती है। ठीक है। तो जैसा कि जब हम सिलेबस का जो है इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो वहां पर हमने आपको एक बात बताई होगी कि ये जो हम रिसर्च पढ़ रहे हैं, ये सारी रिसर्च जो है वो साइंटिफिक डिपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा यूज़ होती है। आर्ट के फील्ड में जो रिसर्च होती है, ख़ास तौर पर हम लोग जो लैंग्वेज की रिसर्च करते हैं, अरबिक हो गया, पर्शियन हो गए, उर्दू हो गए, तेलुगु है, पंजाबी है, इस तरीके की बहुत सारी लैंग्वेज में जो रिसर्च होती है, उसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जो है नहीं बताया जाता है, ना ही पढ़ाया जाता है, ना ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ये जो रिसर्च होती है, सही मानों में अगर मैं आपको बताऊं, ये सबसे ज़्यादा इन रिसर्च या इन स्टेप, इन रूल एंड रेगुलेशन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो साइंटिफिक डिपार्टमेंट में किया जाता है। जो एमएससी वगैरह के स्टूडेंट होते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करके जो है अपनी डिसर्टेशन लिखते हैं। इसी तरीके से साइंस के फील्ड के जो बच्चे होते हैं, पीएचडी करते हैं, वो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे साइटेशन देने में हम लोग भी एपीए मिलले टाइप का जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ हमसे मिलती जुलती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको पढ़ना है एग्जाम पास करने के ताल्लुक से। ठीक है। बाकी अगर आप सोचोगे कि आप इन सब चीज़ों को पढ़कर आप रिसर्च करने वाले हो अरबिक के अंदर, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने रिसर्च के अंदर जो है कैसे करोगे, तो ये ख्वाब जो है आप भूल जाइएगा, क्योंकि आपकी रिसर्च के अंदर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हो। बाकी अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपको कंप्लीटली करना है, जो कुछ आपको पढ़ाया जाएगा जहाँ पर, तो वो साइंटिफिक डिपार्टमेंट फिर आपको चूज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएगी प्रैक्टिकली तरीके से, किस तरीके से ये सारी चीज़ें बनती हैं और होती हैं। ठीक। चलिए, तो यानी क्लास शुरू करने से पहले मैंने आपको ये चीज बता दी ताकि अगर आपके माइंड में कुछ इस तरीके का डाउट जो है आ रहा है, ठीक है, कि हम इसको अपनी रिसर्च में कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको एक तरीके से कंफ्यूजन रहेगी, इसी में आप जूझते रहोगे। तो ये चीज जो है आप अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी आपके रिसर्च में नहीं होने वाला है। ठीक है। ये सारी चीजें, सारे स्टेप जो है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ज्यादा फॉलो किए जाते हैं, वहां पर बेहतर तरीके से आप इन सारी चीजों को समझोगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि रिसर्च है क्या, व्हाट इज द रिसर्च। यानी कि रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज। ठीक है। यानी रिसर्च जो है नई नॉलेज की तहकीक करने का एक अमल है। दिस नॉलेज कैन बी ईदर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंसेप्ट और द एडवांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड थ्योरीज। कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज होगी, या तो हम क्या करेंगे, नए कंसेप्ट का डेवलपमेंट करेंगे, या हमारे पास जो मौजूदा नॉलेज और थ्योरीज है उसके अंदर हम एडवांसमेंट करेंगे। यानी उस नॉलेज में, उस मौजूदा थ्योरी के अंदर हम कुछ चीजों का इजाफा करेंगे, लीडिंग टू अ न्यू अंडरस्टैंडिंग दैट वाज नॉट प्रीवियसली नोन। कह रहे हैं कि जिसकी वजह से एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जो पहले नहीं जानी गई थी। अब देखिए, रिसर्च का मतलब क्या होता है। यानी कुछ नई चीजों की तहकीक करना, यानी ऐसा काम करना जो आपसे पहले किसी ने नहीं किया था। अगर देखिए, जो काम पहले से हुआ है, अगर उसी चीज पर आप रिसर्च कर रहे हो या उसी काम को आप दोबारा कर रहे हो, ठीक है, तो वो फिर नई नॉलेज नहीं बनेगी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी आप रिसर्च करते हो तो आपको ऐसी टॉपिक लेना है जिस टॉपिक पर रिसर्च नहीं हुई हो। तो इसका क्या मतलब है कि यानी आप ऐसी नई टॉपिक ले रहे हो, उस नई टॉपिक के ताल्लुक से आप जो कुछ भी करोगे तो वो आपकी न्यू नॉलेज बनेगी, न्यू कंसेप्ट का जो है डेवलपमेंट हो।
हेलो। जी बताइए, अब स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? मेरी आवाज भी क्लियर है? जी सर। ओके ठीक है। तो मैं आपको रिसर्च की डिफिनेशन बता रहा था। जैसे यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड थ्योरीज। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड थ्योरी का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आप किसी भी बंदे के ऑटोबायोग्राफी पर या किसी भी बंदे की या किसी के बुक पर जो है आप रिसर्च करना चाह रहे हो, तो वो जो बुक आपके पास है वो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग थ्योरी है, यानी आपके हाथ में वो किताब मौजूद है। अब जब उस किताब का आप एनालिसिस करते हो, उस किताब पे आप क्रिटिसाइज करते हो, उस किताब पे आप तनकीद करते हो, नई नई चीजों को खोज कर जो है उस किताब के ताल्लुक से आप लिखते हो, तो रिसर्चर की जो ऑब्जर्वेशन होती है, रिसर्चर का जो क्रिटिसिज्म होता है, उसी चीज को हम बोलते हैं न्यू कंसेप्ट या नई नॉलेज या एडवांसमेंट। क्योंकि इस किताब के ताल्लुक से जो है आपने नई चीजों का इजाफा किया है। ठीक है, तो उसी का नाम है रिसर्च। तो सिंपली अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप ये मत बोलना कि दोबारा सर्च करना। रिसर्च का मतलब दोबारा सर्च करना। तो रिसर्च की डिफिनेशन ये नहीं होती है कि किसी चीज को आप दोबारा सर्च कर रहे हो, बल्कि रिसर्च की डिफिनेशन ये होती है कि नई नॉलेज की तहकीक करना। या इसी तरीके से अगर आपके हाथ में कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है, कोई मौजूदा थ्योरी आपके हाथ में है, तो उस थ्योरी में नए कंसेप्ट का डेवलपमेंट करना। तो नए कंसेप्ट का डेवलपमेंट जो है आप कैसे करोगे? जब आप उस किताब का या उस थ्योरी का जो है एनालिसिस करोगे, उस पर क्रिटिसाइज करोगे, रिसर्चर जो है उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन देता है, उसी को हम बोलते हैं न्यू नॉलेज या न्यू कंसेप्ट या न्यू एडवांसमेंट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। गुड। अब देखिए, अगर डिफिनेशन के एतबार से देखें, अकॉर्डिंग टू द रिडमन एंड मॉरी, ठीक है, कह रहे हैं कि रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। कह रहे हैं कि रिसर्च जो है नई नॉलेज के हासिल करने का एक सिस्टमेटिक एफर्ट है। तो सिस्टमेटिक एफर्ट का मतलब ये हो गया कि यानी रिसर्च में जो प्रोसीजर, जो तरीका फॉलो किया जाता है, उन तरीके को फॉलो करके हम क्या करते हैं? नई नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, न्यू चीजों को हम हासिल करते हैं, उसी का नाम होता है रिसर्च। तो सिंपल सी बात है, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करनी है अपने माइंड में। रिसर्च का मतलब होता है नई नॉलेज की तहकीक करना, या आपके पास जो भी मौजूदा नॉलेज है उस मौजूदा नॉलेज में कुछ चीजों का इजाफा करना, नए कंसेप्ट का डेवलपमेंट करना, इसी का नाम होता है रिसर्च। ठीक। अब पर्पज ऑफ रिसर्च, रिसर्च के मकसद क्या होते हैं? टू डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। कह रहे हैं कि साइंटिफिक प्रोसीजर के एप्लीकेशन के थ्रू जो है क्वेश्चन के आंसर की तहकीक करना। क्वेश्चन मीन्स यानी आपकी जो टॉपिक है रिसर्च की, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या करना है? आंसर करना है। तो आंसर करने का तरीका आपको कैसे करना? साइंटिफिक प्रोसीजर को फॉलो करके, यानी साइंस के एतबार से जो तरीका आपको बताया गया है, उसी तरीके को यूज करके आप क्या करोगे? अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है चीजों को लिखोगे, उसी का नाम होता है रिसर्च। ठीक। अब रिसर्च के प्रोसेस जो कि 9 स्टेप होते हैं रिसर्च प्रोसेस में। ठीक है, ये स्टेप जो है आपके लिए काफी अहम है, क्योंकि इससे जो है हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, यानी बहुत सारे डिफरेंट मॉडल के जो है रिसर्च स्टेप से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये तरीका जो है अपने माइंड में रखना है कि पहले क्या आता है, सेकंड पे क्या आता है, थर्ड पे क्या आता है। जब ये स्टेप आपको सीक्वेंस में याद होगा तो आसानी के साथ जो है आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर आप एक रिसर्च करना चाहते हो तो उसके उसके लिए आपको जो है क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, साइंटिफिक एतबार से बता रहा हूं, क्योंकि हमारी जो आर्ट की फील्ड होती है, हम लोग जो पढ़ते हैं, तो हमें कुछ भी ऐसा तरीका ना हमारे टीचर बताते हैं, ना हम किसी से सुनते हैं। ठीक है, हम किसी की सिनॉप्सिस लेते हैं, हम किसी की थीसिस को देख लेते हैं, उसी एतबार से हम चीजों को नकल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप साइंटिफिक प्रोसीजर को देखते हो कि अगर आपको एक रिसर्च करनी है या आपको एक रिसर्च सिनॉप्सिस लिखनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम जिसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है टॉपिक का सिलेक्शन। ठीक है, यानी सबसे पहले जो है आपको टॉपिक का सिलेक्शन करना है, और टॉपिक का सिलेक्शन करना ये आपका सबसे टफ प्रोसेस होता है। क्योंकि अगर आपने टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया है तो इसका मतलब आपने अपनी आधी रिसर्च को जो है डन कर लिया है। क्योंकि टॉपिक का सिलेक्शन जो है बहुत आसानी के साथ नहीं होता है। अभी आप लोग जो है नेट की तैयारी के मरहले पे हो, जब आपको पीएचडी करनी होगी, स्नॉप्सिस बनाना होगा, तो आप लोग भी इस चीज के लिए मतलब दौड़ोगे, खोज तलाश करोगे कि हम कौन सी टॉपिक लें, किस तरीके की टॉपिक पे जो है हम रिसर्च करें जिस पर हमें बासानी मवाद मिल सकता हो। तो टॉपिक का सिलेक्शन जो है ये आपका सबसे पहला स्टेप है।
ठीक, आपने टॉपिक को जो है सिलेक्ट कर लिया। सेकंड में आपको क्या करना है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी जो भी आपने टॉपिक का सिलेक्शन किया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक। ठीक है, मान लीजिए आपने टॉपिक का सिलेक्शन किया है नजीब महफूज, जो कि अरबी के क्या है, एक रिवायत की कैटेगरी में आपको आते हैं, आपके सिलेबस में ये इंक्लूड है। ठीक है, तो आपने नजीब महफूज के ऊपर आप क्या करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, ये आपकी टॉपिक का सिलेक्शन है। अब उस टॉपिक से रिलेटेड आपको लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि आपको उसमें ये देखना है कि नजीब महफूज के ताल्लुक से जो है कितनी रिसर्च की गई है, किस पहलू पर जो है रिसर्च की गई है। ठीक है, तो जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन इन पहलुओं पर जो है नजीब महफूज के ताल्लुक से जो है रिसर्च की गई है। मान लीजिए नजीब महफूज के जो है नॉवल पे आप रिसर्च करना चाहते हो, तो आपको पता चलेगा लिटरेचर रिव्यू करने से कि हाँ इनकी नॉवल में जो है इज्तिमाई पहलू पर जो है रिसर्च हो चुकी है, इक्तिसादी पहलू पर जो है रिसर्च हो चुकी है, सियासी पहलू पर जो है रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, जब आपको ये सारी नॉलेज जो है पता चल जाएगी रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, तब आप उन्हीं टॉपिक को चूज करोगे जो उस फील्ड में जो है नई होगी। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने का मकसद ये होता है ताकि रिसर्चर को पता चल सके कि जो वो टॉपिक ले रहा है उस टॉपिक पर रिसर्च हुई है या नहीं हुई है। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड जो है रिसर्च हुई है तो किन किन पहलुओं पर हुई है, किन किन टॉपिक पर जो है रिसर्च हुई है। इसी वजह से आप किसी के भी थीसिस को देखोगे या किसी की भी सिनॉप्सिस को देखोगे तो वो उसके अंदर एक कॉलम जरूर रखता है अद्दिरासात अस्साबिका, यानी जो वो टॉपिक लिया है उस टॉपिक से रिलेटेड जो है पिछली स्टडी ये की गई है। ठीक है, तो आपको उन टॉपिकों को छोड़कर ऐसे टॉपिक चूज करना है जिस टॉपिक पर रिसर्च ना की गई हो। ठीक है, आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो? जी सर। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप आपका जो आता है फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे आर्ट के फील्ड में ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल बेस पे अप्लाई नहीं होती हैं। यही अगर आप साइंस के डिपार्टमेंट में जाओगे, साइंस के बच्चों से पूछोगे तो वो आपको बहुत ही क्लियरली तौर से समझा देंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है। देखिए सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हमारा जो आता है, हम हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसको हम अजम्पशन के नाम से भी जानते हैं या प्रोपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। प्रोपोजिशन का मतलब होता है बयान या स्टेटमेंट, अजम्पशन का मतलब होता है गुमान करना। ठीक है, तो टेंटेटिव स्टेटमेंट या टेंटेटिव अजम्पशन का मतलब ये हो गया कि जब हम अपने माइंड में एक टेम्परेरी कुछ चीजों के ताल्लुक से कुछ गुमान कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे थीसिस में या बहुत सारे स्नॉप्सिस में कुछ रिसर्च क्वेश्चन बने होते हैं, अस्इलतुल बहस जिसको हम बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, रिसर्चर जो है यही हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करता है, यानी कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट, कुछ टेम्परेरी क्वेश्चन जो है अपने रिसर्च के अंदर वो बनाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं, यानी रिसर्चर जो है इस क्वेश्चन पे जो है बाद में इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकता है या इसको डिस्प्रूव कर सकता है, ये रिसर्चर के हाथ में है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए हमने अपने रिसर्च के अंदर एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया कि 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता पढ़ने के ताल्लुक से। मेंटल डेवलपमेंट जो है मैंने किस एतबार से बनाया है, पढ़ने के ताल्लुक से, यानी एजुकेशन के ताल्लुक से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता। ये मैंने अपने रिसर्च के अंदर एक हाइपोथेसिस बनाया है। ये मैं हूं, मैं रिसर्चर हूं, एज अ रिसर्चर मैंने जो है अपने हाइपोथेसिस सॉरी अपने रिसर्च के अंदर ये हाइपोथेसिस मैंने क्रिएट किया है। अब जब मैं हाइपोथेसिस को जो है 8वें स्टेप पे आकर चेक करता हूं, ठीक है, अब चेक करने के लिए आपको आगे बताया जाएगा कि बहुत सारे टेस्ट जो है यूज होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, तो जब उन टेस्ट में से हम टेस्ट लगाकर यूज करेंगे कि मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई है क्या उसके अकॉर्डिंगली मेरा रिजल्ट सही आ रहा है, क्या वाकई में 5 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनकी मेंटली ग्रोथ एजुकेशन के ताल्लुक से नहीं होती है। अगर टेस्ट के मुताबिक मेरी अजम्पशन जो है, मेरी हाइपोथेसिस सही होती है, तो रिसर्चर जो है उस चीज को प्रूव करेगा, उस चीज को अपने रिसर्च में इंक्लूड करेगा। अगर टेस्ट के मुताबिक मेरी हाइपोथेसिस जो है गलत हो जाती है तो रिसर्चर जो है उस चीज को क्या करेगा, डिस्प्रूव कर देगा, यानी अपने थीसिस में बताएगा कि मैंने ये टेस्ट जो है इस्तेमाल करके अपनी हाइपोथेसिस को चेक किया था, तो मेरा रिजल्ट जो है ये आ रहा है टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, तो हाइपोथेसिस आपको क्या होती है, ये वर्ड आप याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में जो है ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं। टेंटेटिव स्टेटमेंट यानी ये टेम्परेरी स्टेटमेंट होता है। ठीक है, यानी 100% नहीं होता है कि अगर आपने बना लिया है तो ये चीज जो है सही होगी ही होगी।
बल्कि ये आपकी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसी वजह से इसको हम टेंटेटिव स्टेटमेंट का नाम देते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी यस जी सर। सर। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप हम देखेंगे, चूजिंग द रिसर्च डिजाइन। देखिए, कोई भी काम आप करते हो तो रिसर्च डिजाइन या नक्शा बनाना वो सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन करते हो तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी आप एक नक्शा बनाते हो, उसी नक्शे के थ्रू ही आप अपना पूरा घर जो है बनाते हो। तो जब आपको रिसर्च करनी होगी तो उस रिसर्च को करने के लिए जो है आपको एक खाका, एक नक्शा जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप नक्शा नहीं बनाओगे तो आपकी रिसर्च जो है सही तरीके से नहीं होगी, इधर उधर आपकी रिसर्च जो है बेतरतीब हो सकती है। तो चूजिंग द रिसर्च डिजाइन में जहां पर हम एक रिसर्च फ्रेमवर्क को बनाते हैं, यानी एक खाका बनाते हैं जहां पर हम ये इन सारी चीजों को बेतरतीब रख। हेलो, यहाँ पे बारिश हो रही है तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। ठीक है, इस एतबार से जो है हम कट हो जा रहे हैं। बट अब बताइए, इस वक्त तो सही है, आवाज आ रही है, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? सब ठीक है सर। चलिए ठीक है। तो देखिए, रिसर्च डिजाइन जहां पर भी यूज होगा तो आपको ये वर्ड याद रखना है, फ्रेमवर्क। ठीक है। यानी जहां पर हम रिसर्च करने के लिए एक खाका बनाते हैं, एक नक्शा तैयार करते हैं और उसी नक्शे के अकॉर्डिंगली जो है हम अपनी रिसर्च को डन करते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, यानी उस नक्शे के अंदर जो है हम ये सारी चीजें बना कर रख लेते हैं कि हमें किस तरीके की हाइपोथेसिस बनाना है, हमारी टॉपिक क्या होगी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, कौन सा मेथड यूज करके हमें रिसर्च करनी है, हमारा सिंपल क्या होगा, ये सारी चीजें जो है हम रिसर्च फ्रेमवर्क के अंदर बनाते हैं। तो फोर्थ स्टेप में हमने रिसर्च फ्रेमवर्क के बारे में जान लिया। अब फिफ्थ स्टेप जो हमारा है, डिसाइडिंग ऑन द सिंपल डिजाइन। तो सिंपल डिजाइन का मतलब ये हो गया कि जब आपने रिसर्च फ्रेमवर्क को बना लिया है, ठीक है, तब आप ये देखोगे कि आपका जो रिसर्च करने का डेटा होगा, ठीक है, यानी आपका सिंपल जो है कैसा होना चाहिए, यानी आप किस पॉपुलेशन से जो है सिंपल ले रहे हो। यानी आप अपनी रिसर्च में जो रिसर्च कर रहे हो, क्या वो ट्राइबल का सिंपल होगा या एसटी एससी कम्युनिटी का सिंपल होगा। ठीक है। तो पॉपुलेशन का भी आप इंतखाब करते हो, फिर उस पॉपुलेशन में से आप क्या करते हो, सिंपल को जो है चूज करते हो। पॉपुलेशन मान लीजिए आपकी पूरी उत्तर प्रदेश जो है ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से आपने जो सिंपल लिया है, मान लीजिए आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का आपने ले लिया, जिला अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट का आपने सिंपल ले लिया। तो सिंपल जो है वो छोटा होता है, पॉपुलेशन यानी जिसको हम आबादी बोलते हैं वो क्या होती है, काफी घनी होती है और बड़ी होती है। फिर आपका जो सिक्स्थ स्टेप है जहां पर है कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द सिंपल डिजाइन। अब जो आपने पॉपुलेशन या सिंपल आपने जो लिया है, फिर उस सिंपल से आप क्या करोगे, डेटा का कलेक्शन करोगे, डेटा जमा करोगे। तो डेटा कलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके जो है वो साइंटिफिक रिसर्च में यूज किए जाते हैं। यानी आप ऑब्जर्वेशन देकर जो है डेटा ले सकते हो, या क्वेश्चनेयर यानी क्वेश्चन बनाकर जो है आप डेटा लेते हो, या फिर इंटरव्यू लेकर जो है आप डेटा लेते हो। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे ऐसे गूगल फॉर्म जो है रिसर्चर के थ्रू जो है दौड़ते रहते हैं। यानी उसमें रिसर्चर ये आपको कहेगा कि आप लोग जो है अपना रिस्पॉन्स जो है फिल करके हमें भेज दीजिए। तो ये जो रिसर्चर गूगल फॉर्म भेजता है, यानी गूगल फॉर्म में जो आपको क्वेश्चन भेजता है, और आप लोग एज अ पार्टिसिपेंट या एज अ रिस्पोंडेंट बन के जो है आप लोग अपना आंसर देकर रिसर्चर के पास भेजते हो। तो रिसर्चर क्या कर रहा है, आप लोगों के डेटा का कलेक्शन कर रहा है, यानी आप लोगों की ऑब्जर्वेशन देख रहा है कि किस तरीके के रिस्पॉन्स मेरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं, फिर उसी एतबार से रिसर्चर अपनी रिसर्च में चीजों को कंक्लूड करेगा। ठीक। फिर हमने देख लिया डेटा का कलेक्शन हमने कर लिया। ठीक है। अब आपका जो सातवां स्टेप है, प्रोसेस एनालाइज द कलेक्टेड रिसर्च डेटा। यानी हमने डेटा का कलेक्शन कर लिया है, अब उस डेटा का हम एनालिसिस करेंगे, यानी डेटा की कोडिंग एंड इनकोडिंग करेंगे, कोड एडिटिंग एंड कोडिंग ऑफ डेटा, यानी उस डेटा का एनालिसिस करेंगे, उस डेटा को हम बेतरतीब लगाएंगे, यानी डेटा का हम तज्जिया करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आठवें स्टेप पे जो है हम हाइपोथेसिस को जो है टेस्ट करेंगे, जो हाइपोथेसिस हमने थर्ड स्टेप में जो है बनाया था। फिर नौवा स्टेप जो आपका, राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, यानी डेवलपिंग द रिसर्च प्रपोजल या थीसिस। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप रिसर्च सिनॉप्सिस लिख रहे हो या आप एक थीसिस जो है लिख रहे हो, तो आपका यही स्टेप जो है फॉलो किया जाएगा, क्योंकि रिसर्च सिनॉप्सिस जो होती है वो थीसिस की ही एक समरी होती है। तो यानी वो भी आपकी रिसर्च की तरह होती है, लेकिन वो मुख्तसरन जो है आपके पूरे थीसिस का खुलासा होती है। और थीसिस जो होती है ये डिटेल में यहाँ पर आप सारी चीजों को जो है डिस्क्राइब करते हो। तो सबसे पहले अगर आपको
रिसर्च करना होगा, टॉपिक का सिलेक्शन होगा, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर रिसर्च डिजाइन बनाओगे, फिर सिंपल डिजाइन पे जो है आप फैसला लोगे कि पॉपुलेशन से सिंपल लेना है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप क्या करोगे, फिर उस पॉपुलेशन से जो है आप डेटा का कलेक्शन करोगे, फिर डेटा का एनालिसिस करोगे, फिर 9वें स्टेप में जो है यानी लास्ट में आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, फिर फाइनली जो है आप अपनी रिपोर्ट जो है लिख दोगे। इसी का नाम होता है रिसर्च। अब बताइए आप में से किसी को कोई डाउट है इस चीज के ताल्लुक से जो ना समझ में आया हो आप लोगों को? सर 8 नंबर पॉइंट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैंने आपको समझाया था कि थर्ड स्टेप में हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, ये हाइपोथेसिस हमारा एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, एक टेम्परेरी स्टेटमेंट होता है, यानी कंफर्म नहीं होता। तो कंफर्म क्यों नहीं होता? जब उस चीज को हम यहाँ पर आकर टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो अगर हमारे अजम्पशन के मुताबिक, हमारे गुमान के मुताबिक हमारा बनाया हुआ हाइपोथेसिस सही होगा, तो रिसर्चर जो है उस चीज को प्रूव करके यानी सही साबित करके अपनी रिसर्च में डाल देगा। अगर हमारे अजम्पशन, हमारे बनाए हुए मुताबिक हमारा हाइपोथेसिस जो है गलत साबित होता है, ये हम कैसे जानेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस सही हो रहा है या गलत हो रहा है? जब हम उस चीज को टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है वो आपके एनालिसिस के बाद होती है। बारहा आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है वो हाइपोथेसिस से पहले बनता है या हाइपोथेसिस के बाद बनता है। इसी तरीके के आप क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यूज में कि हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन जो होता है वो प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन से पहले होता है या डेटा कलेक्शन से जो है पहले होता है। इस टाइप के जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं, तो आप लोग जरूर रिसर्च के स्टेप को जो है याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, आसान से आसान भी बन जाते हैं और थोड़ा सा हेर फेर करके आगे पीछे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप तभी उन क्वेश्चन का जो है आंसर कर पाओगे अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज याद रहेगी स्टेप में, कि पहले क्या बनेगा, सेकंड पे क्या बनेगा, थर्ड पे क्या बनेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोगों को याद रखनी है। बात समझ में आ गई? जी सर। चलिए अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, यानी अगर रिसर्च की कुछ खुसूसियात पे बात की जाए कि एक अच्छी रिसर्च जो है वो कैसी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सब टर्म है ना, इन टर्मों का मतलब हमें याद रखना है, ठीक है। अब इस चीज को आप अपने रिसर्च में या अपने डिपार्टमेंट के एतबार से आपको अप्लाई नहीं करना है कि हमारे रिसर्च में ऐसा कुछ होता नहीं है। हम यहाँ पर साइंटिफिक एतबार से रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो साइंटिफिक में जो रिसर्च होती है वहां पर एक्सपेरिमेंट होता है, वहां पर बहुत सारे टेस्ट एंड प्रोसीजर जो है यूज किए जाते हैं, जो हम अपनी रिसर्च में बिल्कुल भी नहीं यूज करते हैं। कोरोना की दवा जो बनी थी वो कौन बनाया था? साइंटिफिक डिपार्टमेंट ने बनाया था। तो अब खुद बताइए कि कोरोना की दवा जो है वो एक रिसर्च कर कर बनाई गई है, तो यानी उसमें बहुत सारे टेस्ट जो है यूज किए गए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, तब जाकर वो दवा हमारे पास आई थी, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, तो इसमें है ऑब्जेक्टिविटी। ये वर्ड आपको याद रखना और इसकी मीनिंग आपको याद रखना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है इट मींस द रिसर्च इज बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल बायस। बायस का मतलब होता है गलती, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिसर्च जो होती है सारे बायसनेस से यानी सारी गलतियों से फ्री होनी चाहिए। यानी आपके रिसर्च के अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी बायसनेस वाली चीज जो है आपके रिसर्च में नहीं होनी चाहिए। ये है एक अच्छी रिसर्च की खुसूसियात, ठीक। फिर थर्ड सेकंड आपका है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में एक वर्ड यूज होता है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब होता है बार बार, ठीक है, यानी लगातार जिसको हम बोलते हैं। कह रहे हैं कि रिफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर, यानी इसमें जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, किसी चीज को हम नापते हैं, तो वो बार बार जो है हमारा रिजल्ट एक ही जैसा आ रहा है। इन अदर वर्ड्स रिलायबिलिटी मीन्स कैन रिप्रोड्यूस द सेम रिजल्ट द मल्टीपल टाइम्स। कह रहे हैं कि दूसरे वर्डों में आपको ये समझाया जा रहा है कि रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ टाइम जो है आपका रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। देखिए रिलायबिलिटी जो है कई तरीके से आपकी काम करती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तरीके से। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि मान लीजिए आपने 3 मरतबा जो है नेट का एग्जाम दिया और तीनों मरतबा जो है आपका जो रिजल्ट आया है, आपने 60% तक ही जो है तीनों मरतबा जो है आप रह गए हो। तो आप खुद बताइए कि आप मल्टीपल टाइम यानी 3 टाइम जो है वो क्या हो गया, आपका मुख्तलिफ टाइम जो है आपने एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट जो है सेम आ रहा है, तो क्या ये कंसिस्टेंस जो है नहीं है? इसको हम रिलायबल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बताइए आप लोग।
मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो और आपका रिजल्ट वही आ रहा है, बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। आपने 3 मरतबा एग्जाम दिया और तीनों मरतबा में भी आपका रिजल्ट क्या आया, सेम ही रिजल्ट आया, यानी 60% जो है आपने अचीव किया है, इसी चीज को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। बात समझ में आ गई है? रिलायबिलिटी का मतलब समझ में आ गया कि रिलायबिलिटी होता क्या है। ठीक है, फिर इसी तरीके से सर। आपको जी जी बोलिए। ठीक है, तो रिलायबिलिटी को मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। ये आपकी निगेटिव रिलायबिलिटी, क्यों निगेटिव रिलायबिलिटी है? देखिए आप अभी आपने ओलंपिक में देखा होगा कि पाकिस्तान का जो अरशद नदीम था, उसने क्या किया था, 3 बार जो है उसने भाला जो है उसने फेंका था, और वो जो है 90 के ऊपर जो है उसका वो गया था। ठीक है, आपने हेलो। देखिए रिलायबिलिटी एंड हाँ वैल सर। हाँ, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो होती है वो आपकी एक साथ ही इस्तेमाल होती है रिसर्च के अंदर। कैसे इस्तेमाल होती है, मैं आपको आप ही लोगों की एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप लोगों का ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा, तो इस चीज को आप और अच्छे से समझोगे। मान लीजिए जो है वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जिस चीज को हम मेजर करना चाहते हैं, या जिस चीज को हम नापना चाहते हैं, जिस चीज को हम हासिल करना चाहते हैं, क्या वही चीज को हम हासिल कर पा रहे हैं या दूसरी चीज को हम हासिल कर पा रहे हैं। तो वैलिडिटी में मान लीजिए कि आपका जेआरएफ का जो क्राइटेरिया है वो 75% है। तो आप में से जितने भी बंदे यहाँ पर मौजूद है, तो हर किसी का यही पैशन है, हर किसी का ये मोटिव है कि हमें क्या करना है, जेआरएफ लेना है। ठीक है, तो जेआरएफ लेना है, तो जेआरएफ के लिए आपको 75% जो है लाना पड़ेगा। तो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि क्या जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसी चीज को ही हम पा रहे हैं। यानी अगर आप 75% जो है पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप वैलिड हो। ठीक है, अगर 75% से कम जो है आपके, ठीक है, तो अगर आप 75% को जो है आप पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप वैलिड हो। अगर 75% आप नहीं ला पा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है, आप इनवैलिड हो। अब यहां से इस चीज को हम रिलायबिलिटी से जो है जोड़कर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने जो है 4 मरतबा एग्जाम दिया है, 3 मरतबा आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 72% पे ही जो है आप क्या हो जा रहे हो, रुक जा रहे हो। ठीक है, तो यानी इस चीज को हम रिलायबल तो बोलेंगे, बट वैलिड हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वैलिडिटी आपकी तभी हासिल होगी जब आप उसी चीज को पा रहे हो जिस चीज को आप पाना चाहते हो। अब मान लीजिए चौथे मरतबा में आपने जो एग्जाम दिया है, ठीक है, तो आप 75% जो है आप पा रहे हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आप वैलिडिटी को जो है अचीव कर पा रहे हो। अब इस चीज को अगर हम दोनों मिक्स करके समझते हैं, तो इसको हम इस एतबार से समझेंगे, आपने 3 मरतबा जो है एग्जाम दिया और तीनों मरतबा जो है आप 75% ला रहे हो, तो क्या इस चीज को हम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों साथ में बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलिए, क्या नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को जो आप लोग नहीं बता रहे हो? समझ में आ रही है सर। ठीक है, बिल्कुल, फिर आप लोग बोला कीजिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर इस चीज को आप लोग और अच्छे से समझो, कि अभी जो ओलंपिक का खेल हुआ था भाला फेंकने वाला, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने, जिन्होंने फर्स्ट मतलब गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है, उन्होंने 3 मरतबा फेंका था। ठीक है, और भाला फेंकने की जो जगह बनी थी वहां पर फर्स्ट पोजीशन का जो ब्रेक लगा हुआ था वो आपका जो है 80 से लेकर 90 के दरमियान में था। ठीक है, यानी 90 से ऊपर वो ब्रेक लगा था। इसी तरीके से 8 से लेकर 9 के बीच में सेकंड का ब्रेक लगा था, 7 से लेकर 8 के बीच में जो है थर्ड पोजीशन का जो है ब्रेक लगा था। तो जो अरशद नदीम ने भाला फेंका था 3 मरतबा, तीनों मरतबा जो है उसका भाला जो है फर्स्ट पोजीशन पे, यानी 90 से ऊपर जो है जाकर गिरा था। 9.2 मतलब 92.2% कुछ इस तरीके की जो है उनकी रैंक थी। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने जो है भाला फेंका था, तीनों मरतबा जो है 90 से ऊपर इनका भाला गया था, तो ये रिलायबल भी है एंड वैलिड भी है। यानी इन्होंने अपने ख्वाहिश के मुताबिक अपनी पोजीशन को भी अचीव किया है, तो ये वैलिड है। और बार बार भाला फेंका है, और भाला भाला जो है वही जहां पर जाकर गिरा है जिस चीज को ये अचीव करना चाह रहे थे, यानी ये फर्स्ट पोजीशन लाना चाह रहे थे, और वहीं पर बार बार जो है इनका भाला जो है क्या है, गिरा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं
रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है दोनों साथ में चलती है। तो सिर्फ अगर आप रिलायबिलिटी को समझोगे तो इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट जो है बार बार सेम ही आए। ठीक है। वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जिस चीज को हम मेजर करना चाहते हैं या जिस चीज को हम अचीव करना चाहते हैं वही चीज जो है हमसे अचीव हो, तो उसको हम बोलेंगे वैलिड। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है कि एतमाद, भरोसा, मीन्स द एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। रिसर्च फाइंडिंग का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप अपने रिसर्च में फाइंड कर रहे हो, ढूंढ कर रहे हो, यानी रिसर्च का जो रिजल्ट होता है। तो कह रहे हैं कि जो हमारा रिसर्च का रिजल्ट है, जो रिसर्च का डेटा है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, सही होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब भी सही, ऑथेंटिक का मतलब भी सही, पॉसिबल का मतलब क्या होता है कि ये भी बज़ाहिर देखने में अच्छा हो। तो कहने का मतलब ये है कि यानी आपका जो रिसर्च का डेटा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। तो उस चीज को हम बोलते हैं क्रेडिबल। जैसे आप बोलते हो ना कि ये बंदा जो है क्रेडिबिलिटी के लायक नहीं, यानी भरोसे के लायक जो है ये बंदा नहीं, यानी बिल्कुल ये बंदा सही नहीं है। ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी मीन्स मेथड एंड टूल ऑफ मेजरमेंट शुड बी एक्यूरेट। ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब भी होता है बिल्कुल सही। तो कह रहे हैं कि रिसर्च के अंदर जो भी आप टूल एंड मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो रिसर्च करने के लिए, वो टूल और मेथड आपके क्या होने चाहिए? बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने अपने रिसर्च के अंदर या रिसर्च डिजाइन के अंदर आपने मेथड लगाया कि हम डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है यूज करके रिसर्च कर रहे हैं, बट रिसर्च करने में जो है आपने जालबाजी की, आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करके बीच बीच में आपने अपनी रिसर्च की है। ठीक है। तो इस चीज को आप एक्यूरेट नहीं बोलोगे। तो रिसर्च करने में जो भी मेथड एंड टूल का इस्तेमाल आप कर रहे हो वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। फिर इसी तरीके से एक होता है सिस्टमाइजेशन। इट मीन्स अटेम्प्टिंग टू फाइंड ऑल द रिलेवेंट डेटा और कलेक्टिंग डेटा इन अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज वे सो दैट द कंक्लूजन ड्रॉ आर रिलायबल। तो सिस्टमेटिक का मतलब ये है कि आप अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जो भी डेटा का आप कलेक्शन कर रहे हो, जो भी डेटा आप जमा कर रहे हो, वो बिल्कुल आपका एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज यानी तरतीब वे में होना चाहिए। ऐसा करने का फायदा ये होता है कि आपकी रिसर्च का जो कंक्लूजन, जो नतीजा निकलता है, वो बिल्कुल रिलायबल तरीके से निकलता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने अपने रिसर्च के ताल्लुक से इधर उधर से डेटा तो जमा कर लिया, बट अगर आप उसको एक सिस्टमेटिक वे में नहीं करोगे, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं तरतीब दोगे, तो आपकी रिसर्च जो है बिल्कुल इनवैलिड तरीके की दिखेगी। अगर हाँ आपने उसको चैप्टर बना दिया है, जिस तरीके से चीजों को तरतीब दी जाती है उस तरीके से आपने अपनी रिसर्च को कर लिया है, तो आपकी रिसर्च बिल्कुल रिलायबल दिखेगी। ठीक। फिर इसी तरीके से होता है इंपीरिकल। इंपीरिकल जब भी ये वर्ड आता है, ई से होता है इंपीरिकल, ई से होता है एक्सपीरियंस। ठीक है। तो रिसर्च इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। देखिए साइंटिफिक रिसर्च जो है वो आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। ठीक। कहने की डायरेक्ट एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन बाय द रिसर्चर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिसर्च होती है जहां पर रिसर्चर क्या करता है, डायरेक्टली चीजों को ऑब्जर्व करता है, डायरेक्टली वो क्या करता है, लोगों के झेले हुए एक्सपीरियंस को जो है जानता है, सुनता है, उसी को हम बोलते हैं इंपीरिकल रिसर्च। मान लीजिए आपको रिसर्च दी गई कि कोरोना से जो लोग जूझे हुए थे, यानी जिनको कोरोना हुआ था, आप जाकर उनसे पूछिए कि जब कोरोना हुआ था तो उनको जो है क्या क्या तकलीफें, क्या क्या दिक्कतें जो है पेश आई थी कोरोना पीरियड में। ठीक है। तो अब जिन लोगों ने कोरोना को झेला, उनके लिए वो एक एक्सपीरियंस, एक फिनोमिना, एक वाकया, एक हादसा है कि नहीं है? है। तो जब रिसर्चर जाएगा उनके वाकयों को, उनके झेले हुए एक्सपीरियंस को, उनके फिनोमिना को जो है मालूम करेगा कि आपको जब कोरोना हुआ था तो आपने कैसा जो है क्या पाया, क्या चीजें आपको हुई, क्या दिक्कतें आपको महसूस आई। तो इन सारी चीजों को जब रिसर्चर जो है डायरेक्ट ऑब्जर्व करके लिखता है तो उसी को हम बोलते हैं इंपीरिकल, यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड जो रिसर्च होती है उसको हम इंपीरिकल रिसर्च बोलते हैं, जहां पर हम किसी भी फिनोमिना को जो है डिस्कवर करते हैं। ठीक है। किसी भी हादसे को हम डिस्कवर करते हैं, किसी भी ऐसी दुर्घटना या मुसीबत को हम डिस्कवर करते हैं जिसको लोगों ने झेल रखा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए। फिर इसी तरीके से रिसर्च जो होती है वो क्या होती है, लॉजिकल होती है। रिसर्च इज बेस्ड ऑन वैलिड प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल। अ गुड रिसर्च इज लॉजिकल implies that research is guided by the rule of logical reasoning, induction and deduction or the great value in the research। देखिए आप जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड जो हम पढ़ रहे हैं ना, हमारी पूरी रिसर्च जो है वो इन्हीं दो लॉजिकों पर घूमती है। एक होता है इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है। कल की क्लास में इस चीज को हम पढ़ेंगे।
दूसरा होता है डिडक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्वानिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो क्वानिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ये लॉजिक में यूज होती है, और हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड जो है पूरा इन्हीं दोनों पर क्या होता है, घूमता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी इंडक्शन रिसर्च एंड डिडक्शन रिसर्च। तो गुड रिसर्च की एक अच्छी खुसूसियात तो ये होती है कि आपकी रिसर्च क्या होती है, लॉजिकल इन नेचर होती है, जहां पर इन दो टाइप यानी लॉजिक के दो टाइप्स इंडक्शन एंड डिडक्शन यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी का इस्तेमाल करके हम रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से रिसर्च आपकी साइक्लिकल होती है, यानी साइक्लिकल का मतलब क्या है कि रिसर्च ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड एंड विद अ प्रॉब्लम, यानी रिसर्च जो होती है वो हमेशा आपकी एक प्रॉब्लम से ही शुरू होती है और एक प्रॉब्लम के साथ खत्म होती है। देखिए, जब भी आप टॉपिक का सिलेक्शन करते हो तो टॉपिक का सिलेक्शन आपके लिए खुद एक प्रॉब्लम होता है, यानी बहुत ही मुश्किल मुसीबत और मेहनतों के बाद जो है टॉपिक का सिलेक्शन वजूद में आता है आपसे। तो अब जब आपने टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी बैठी बैठाई जो है रिसर्च हो जाएगी, फिर उस टॉपिक के सिलेक्शन से रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी मुसीबतें और दिक्कतें जो है आपको आती रहेंगी जब तक कि आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती। यानी रिसर्च कंप्लीट होते तक जो है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लिखने के ताल्लुक से, एनालिसिस के ताल्लुक से, पढ़ने के ताल्लुक से, हर चीज के ताल्लुक से जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है आपको आती रहेगी। तो इसी वजह से कहते हैं कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जो एक प्रॉब्लम के साथ शुरू होती है और एक प्रॉब्लम के साथ खत्म होती है। प्रॉब्लम के साथ शुरू होने का मतलब यह है कि जो आप टॉपिक का सिलेक्शन करते हो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप खुद टॉपिक का सिलेक्शन करोगे तो बहुत ही मेहनत, मुश्किल, मुशक्कतों से ही टॉपिक का सिलेक्शन जो है आपसे होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए। फिर इसी तरीके से रिसर्च क्या होती है, एनालिटिकल होती है। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारे पास जो गिवन मटेरियल होते हैं उन मटेरियल का हम एनालिसिस करते हैं। रिसर्च यूटिलाइज प्रूवन एनालिटिकल प्रोसीजर इन गैदरिंग डेटा, दैट मींस रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज देम टू मेक अ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ मटेरियल। जैसे हमने कहा कि किसी भी बंदे के ताल्लुक से आप रिसर्च कर रहे हो और उसने बहुत सारी जो है किताबें लिख रखी हैं, तो वो किताब जो आपके लिए क्या होती है, एक ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, यानी पहले से ही आपके पास मौजूद होती है। फिर उन किताबों को आप पढ़ते हो, उनका एनालिसिस करते हो, ठीक है, क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हो, यानी तनकीदी जायजा आप पेश करते हो, ठीक है, यानी उनका एनालिसिस करते हो, इसी तरीके से उन पर तनकीद करते हो, अपनी ऑब्जर्वेशन देते हो, तो ये होती है आपकी एनालिटिकल इन नेचर। फिर इसी तरीके से जनरलाइजेबिलिटी, दिस मीन्स रिसर्च आउटकम शुड अप्लाई टू अ मच लार्जर पॉपुलेशन। देखिए, रिसर्च बहुत तरीके की होती है। अब मान लीजिए रिसर्च में जनरलाइजेबिलिटी भी होती है। मान लीजिए हमने कुछ ऐसे रिसर्च की है और उस रिसर्च के बेस पे हमने पूरा जनरलाइज कर दिया, पूरा आम कर दिया कि हाँ सारे लोग ऐसे होते हैं। जैसे हमने कुछ इस तरीके का जनरलाइज किया कि आजकल जो है 10 साल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही शराबी कबाबी जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी बहुत ही गंदे टाइप के बच्चे होते हैं, शराब पीते हैं और इस तरीके की बहुत सारी ऐसी गंदी हरकतों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरीके की चीजें हमने की, तो हमारे पास जो सिंपल था, मान लीजिए 10,000 का सिंपल हमारे पास रहा, और ये 10,000 जो हमने सिंपल लिया इसमें जो बच्चों की एज, सारे बच्चे जो है 10 साल के हैं, ठीक है। अब इन 10,000 पर हमने रिसर्च की। अब इन 10,000 के बेस पे क्या हम ये जनरलाइज कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी 10 साल के एज के बच्चे हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, शराबी होते हैं, कबाबी होती है, उनकी आदत जो है गंदी होती है, पढ़ने लिखने से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो ये आपका जो है आप अगर इस तरीके की चीजों को जो है आप जनरलाइज करते हो तो ये सही नहीं माना जाएगा। मैं आपको ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपकी अपनी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी रिसर्च किस तरीके की है, ठीक है, किस एतबार से जो है आप रिसर्च करके लोगों पर जनरलाइज करना चाहते हो। तो जनरलाइजेबिलिटी का मतलब यह है कि जो भी हमने रिसर्च का आउटकम निकाला है, जो भी हमने रिसर्च का नतीजा निकाला है, क्या उस नतीजे के बेस पे हम एक लार्ज पॉपुलेशन पे चीजों को जनरलाइज कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं जनरलाइजेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छे रिसर्च के फ्यूचर होते हैं। एक होता है रिप्लीकेबल, दिस मीन्स द सेम रिसर्च शुड गिव द सेम रिजल्ट इफ डन बाय एनीवन एल्स। यानी इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी बंदे ने जो है रिसर्च करके रखी है और उसका रिसर्च का जो नतीजा निकल रहा है 6.5 निकल रहा है, ठीक है, ये मैं आपको वैल्यू में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, साइंटिफिक में चीजें ऐसी ही यूज होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप में से किसी ने जो है रिसर्च किया और आपका रिसर्च का जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है 6.5 आ रहा है, तो अगर उसी रिसर्च को जो है मैं भी कर रहा हूँ, ठीक
ठीक है, तो हमारा भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, 6.5 ही आना चाहिए। अगर इसके बरअक्स आता है तो हम कहेंगे कि ये रिसर्च जो है रिप्लिकेबल नहीं है। तो रिप्लिकेबल का मतलब क्या होता है कि सेम रिसर्च जो है आपको सेम ही रिजल्ट दे अगर वो किसी के जरिए की गई हो। ठीक है, तो कोई भी एक रिसर्च कर कर रखी गई थी और आपने उस रिसर्च को दोबारा किया, तो आप चेक करोगे कि क्या आपका रिजल्ट जो है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बताइए, चीजें क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को? जी सर, क्लियर है सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिसर्च डिजाइन क्या होता है। व्हाट इज द रिसर्च डिजाइन? कह रहे हैं कि रिसर्च डिजाइन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च मेथड एंड टेक्निक चूजन बाय अ रिसर्चर टू कंडक्ट अ स्टडी। यानी एक स्टडी को जारी रखने के लिए या एक स्टडी को करने के लिए रिसर्चर के जरिए जो टेक्निक एंड रिसर्च मेथड जो है यूज किए जाते हैं, उसी का क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। यानी हमने आपको पहले भी बताया कि एक तरीके का खाका आप बनाते हो, उस खाके में जो है आप A to Z सारी चीजों को डिस्क्राइब करते हो कि कौन सी टेक्निक आप यूज कर रहे हो, कौन सा मेथड जो है आप यूज कर रहे हो करने के लिए, अपनी रिसर्च को करने के लिए। तो वो उसी का नाम होता है रिसर्च डिजाइन या रिसर्च फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं। तो कह रही कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ डिजाइन फॉर द रिसर्च। यानी इसमें डेटा का कलेक्शन भी होता है, मेजरमेंट होता है, डेटा का एनालिसिस होता है। डेटा कलेक्शन क्या होता है? यानी डेटा को जमा करना। डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जब हम किसी मखसूस पर्पस के लिए जो है क्या करते हैं, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन को जो है गैदर करते हैं या इंफॉर्मेशन को जो है हम जमा करते हैं, उसी का नाम होता है डेटा कलेक्शन। इट कैन बी यूज टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन। यानी कह रहे हैं कि रिसर्च क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है, आपकी जो रिसर्च टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड ही हम क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन मेथड, ठीक है, यानी ये आपका एक पॉइंट है कि डेटा कलेक्शन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। देयर आर मेनी वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन व्हेन डूइंग रिसर्च। कह रहे हैं रिसर्च करते वक्त जो है बहुत सारे तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करने के। द डेटा कलेक्शन मेथड दैट द रिसर्चर चूज विल डिपेंड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन बेस्ड। देखिए, डेटा कलेक्शन जो है वो रिसर्चर पर बेस्ड होगा कि रिसर्चर ने अपने रिसर्च फ्रेमवर्क के अंदर डेटा कलेक्शन का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है। क्या रिसर्चर ने जो है अपने रिसर्च फ्रेमवर्क के अंदर डेटा कलेक्शन का सर्वे तरीका इस्तेमाल किया है कि हमें सर्वे करके डेटा का कलेक्शन करना, या ऑब्जर्वेशन करके हमें करना, या इंटरव्यू लेकर। इन पर्सन इंटरव्यूज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी पर्सन से जो है फेस टू फेस जो है इंडिविजुअली मिलकर क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हो। या आप मेल के जरिए डेटा का कलेक्शन करोगे, या आप किसी से फोन पर बात करके डेटा का कलेक्शन करो, या ऑनलाइन जो है आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके आप डेटा का कलेक्शन कर रहे हो। क्योंकि आज का जो जमाना है वो बहुत ही मॉडर्नाइज है। पहले आप बोल सकते थे कि लोग सर्वे करते थे, ऑब्जर्वेशन करते थे, इंटरव्यू करते थे। लेकिन इन तीन के अलावा जो है इन पर्सन इंटरव्यू भी जो है बहुत ज्यादा आज की इस दौर में राइज है। मेल है, फोन है, इंटरनेट है, तो सबसे ज्यादा जो है आपका ऑनलाइन इंटरनेट का जमाना जो है सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आज के इस दौर में। ठीक है, अब ये सब किस तरीके से काम करते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आप ये समझिए कि रिसर्च डिजाइन होती क्या है, डेटा कलेक्शन होता क्या है, डेटा कलेक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये चीज यहाँ पर आपको बता दी गई है। ठीक, चलिए, द प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का अमल क्या होता है, यानी अगर आप एक रिसर्च डिजाइन बनाते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि द रिसर्च डिजाइन प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू कंडक्टिंग रिसर्च। द प्रोसेस इज एसेंशियल टू एंश्योर द स्टडी इज वैलिड, रिलायबल, प्रोसीजर, मीनिंगफुल रिजल्ट। देखिए, रिसर्च डिजाइन का एक फायदा आपका ये होता है, कह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है इस चीज को यकीनी बनाता है, इस चीज को इंश्योर करता है कि आपकी स्टडी क्या है, वैलिड है, रिलायबल है, और एक मानाखेज रिजल्ट जो है प्रोड्यूस कर रही है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप जो है नक्शे से अपना घर नहीं बनवाओगे तो आपका घर जो है आगे पीछे हो सकता है, लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ जो है आपका घर जो है इधर से जो है दब गया है या इधर से उठ गया है। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन का फायदा यही होता है कि अगर आप जो है एक खाका बनाकर उसी के थ्रू जो है आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, तब आपकी रिसर्च वैलिड होती है, एक मानव खेज जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, यानी एक अच्छी रिसर्च जो है वो शुमार होती है। इसी वजह से जब भी आप रिसर्च करते हो, आप किसी भी थीसिस को देखोगे तो रिसर्चर जो है पूरा एक चैप्टर बनाता है, यानी फसल बनाएगा, फसल के थ्रू जो है बाब बनाएगा। तो इस तरीके से वो अपना पूरा खाका तैयार रखता है कि मुझे पहली फसल में क्या लिखना है, दूसरी फसल में क्या लिखना है, तीसरी फसल में क्या लिखना है। अगर वो इन सारी चीजों को जो है सिस्टमेटिक या एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में जो है नहीं बनाएगा तो वो अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं कर पाएगा। ठीक है,
कह रहे हैं कि पहले आपको क्या करना है, कंसीडर योर एम्स एंड अप्रोच। तो सबसे पहले जो है आप अपने मकसद और अपने तरीके को आपको क्या करना है, गौर करना है। डिटरमाइन द रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। रिसर्च क्वेश्चन का मतलब क्या, यानी आपकी जो रिसर्च की टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी रिसर्च टॉपिक और उससे रिलेटेड जो भी आपके मकसद हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, उसका तयन करेंगे आप। एंड आइडेंटिफाई द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड मेथडोलॉजी फॉर स्टडी। और स्टडी करने के लिए जो भी मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस चीज को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। चूज अ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है कि जहां पर रिसर्च करने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आप अपने रिसर्च करने में कौन सी टाइप का जो है इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो सारी टाइप है ना, वो आपको आगे जो है कल की क्लास में बहुत डिटेल में जो है बताई जाएंगे, बट यहाँ पे आपको समझने के लिए ये सारी चीजें जो है दी गई हैं। Select the appropriate research design, such as a experimental design, correlational design, survey design, case study, ethnography based on the research question and objective। कह रहे हैं कि ये जो आप रिसर्च डिजाइन को चूज कर रहे हो ना, रिसर्च टॉपिक पर बेस्ड, यानी आपकी रिसर्च जिस तरीके की है उसी एतबार से ही आप रिसर्च डिजाइन यूज करोगे। मान लीजिए हम अपनी रिसर्च के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट वाला काम कर रहे हैं, यानी कुछ नई चीजों को जो है हम बनाने वाला काम कर रहे हैं, तो हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारी रिसर्च स्टडी जो है दिरासा मुकारना की, यानी कंपैरेटिव स्टडी जो है हम करना चाह रहे हैं, तो हम कोरिलेशनल डिजाइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अपने रिसर्च में कुछ सर्वे का काम करना चाहते हैं, तो हम सर्वे डिजाइन को यूज करेंगे। अगर हम अपने रिसर्च के अंदर किसी भी टॉपिक के ताल्लुक से बिल्कुल गहराई व गहराई में जाकर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम केस स्टडी जो है डिजाइन यूज करेंगे। अगर हम अपने रिसर्च में जो है किसी कल्चर के बारे में जो है बात करना चाहते हैं, किसी कल्चर की स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इथनोग्राफिक डिजाइन का इस्तेमाल करेंगे। इथनो का मतलब होता है कल्चर, ठीक है। तो इथनोग्राफी जहां पर हम कल्चर की स्टडी करते हैं। केस स्टडी का मतलब होता है इन डेप्थ स्टडी, यानी किसी भी केस के ताल्लुक से जब आप बिल्कुल इन डेप्थ में स्टडी करते हो, बिल्कुल गहराई व गहराई में जाकर उस चीज का मुताला करते हो, तो उसको हम बोलते हैं केस स्टडी। ये मैंने समझाने के लिए जो है आपको बता दिया है, ताकि आपको कुछ इस तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। बाकी इसके बारे में तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर दिया है आइडेंटिफाई योर पॉपुलेशन एंड सिंपलिंग मेथड। फिर उसके बाद जो है आप पॉपुलेशन और सिंपलिंग तरीके को जो है आइडेंटिफाई करोगे, कि यानी आप अपनी रिसर्च में कैसी पॉपुलेशन और कौन सा सिंपल का तरीका जो है आप रख रहे हो। देखिए, डिटरमाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन एंड सिंपल साइज। टारगेट पॉपुलेशन यानी जिन भी पॉपुलेशन को, जिन भी आबादी को जो है आपने टारगेट किया है, उसका तयन करोगे और उसी से आप क्या करोगे, सिंपल साइज निकालोगे। मान लीजिए आपने ट्राइबल कम्युनिटी की पॉपुलेशन को जो है आपने लिया है। अब सिंपल साइज रिसर्चर अपने एतबार से रखता है कि वो 5,000 लेगा कि 10,000 लेगा, 50,000 लेगा, क्या लेगा, वो रिसर्चर पर डिपेंड करेगा। एंड चूज द सिंपलिंग मेथड। देखिए, आपने पहले पॉपुलेशन को टारगेट किया, पॉपुलेशन फिक्स करोगे, फिर उस पॉपुलेशन से आप सिंपल लोगे। अब सिंपल लेने के दो तरीके होते हैं साइंटिफिक रिसर्च में। एक होता है रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग या कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसको हम रैंडम एंड नॉन रैंडम से जो है क्लासिफाई करते हैं। और यहाँ पर क्या है, रैंडम सैंपलिंग की जो है एक टाइप्स होती है स्ट्रेटिफाइड, नॉन रैंडम सैंपलिंग की एक टाइप्स होती है कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसको जो है हम आगे पढ़ेंगे, बस ये समझाने के लिए जो है आपको बताया जा रहा है। फिर है यहाँ पर चूज द डेटा कलेक्शन मेथड, डिसाइड ऑन मेथड एज सच एज अ सर्वे, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट और टूल्स फॉर द कलेक्शन। फिर यहाँ पर जो है आप डेटा कलेक्शन के तरीके का इस्तेमाल करोगे, कौन सा मेथड आप यूज करोगे डेटा कलेक्शन के लिए, सर्वे, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन या और भी बहुत सारे तरीके हैं। फिर डिसाइड ऑन योर डेटा एनालिसिस स्ट्रेटेजी। अब देखिए, एनालिसिस करने के भी बहुत सारी जो है टाइप्स होती हैं। आपने रिसर्च पे देखा होगा, लोग दिरासा तहलीलिया करते हैं, दिरासा वसफिया करते हैं, दिरासा, इस तरीके की बहुत सारी आप वर्ड जो है देखते होंगे, अरबिक के थीसिस पे वर्ड यूज किया जाता है। तो ये है क्या, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट डेटा एनालिसिस टेक्निक, यानी आपने अपने रिसर्च में सब कुछ तो ले लिया, सिंपल ले लिया, पॉपुलेशन का टारगेट कर लिया, ठीक है, रिसर्च डिजाइन बना लिया, टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया, डेटा का कलेक्शन कर लिया। अब उस डेटा का एनालिसिस कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं एनालिसिस करने। क्या आप कंटेंट एनालिसिस यूज कर रहे हो या आप डिस्कोर्स एनालिसिस यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनालिसिस के टाइप्स होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो वही कह रहे हैं कि जब आप इन सारी चीजों को कर लोगे, तो उसके बाद जो है आप एनालिसिस स्ट्रेटेजी पे अपना फैसला लोगे कि एनालिसिस करने के लिए कौन से एनालिसिस का आप इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिजाइन इज अ क्रिटिकल स्टेप इन कंडक्टिंग रिसर्च। बाय फॉलोइंग द स्टेप ऑफ रिसर्च डिजाइन रिसर्चर कैन इंश्योर दैट देयर स्टडी इज वेल प्लान, इथिकल एंड सिस्टमेटिक। तो इसका एक फायदा ये होता है, कह रहे हैं कि अगर आप इस चीज को करते हो तो इसका एक फायदा ये होता है कि यानी रिसर्चर जो है इस चीज को इंश्योर करता है, इस चीज को यकीनी बनाता है कि उसकी स्टडी जो है बहुत अच्छे तरीके से प्लान की गई थी और उसकी स्टडी जो है इथिकल है और सिस्टमेटिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को मालूम भी हो जाएंगी, पढ़ने से भी आपको समझ में आ जाएगा। अब प्रैक्टिकली जब आप इस काम को करोगे, जब आप खुद एक रिसर्चर बनोगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें सिस्टमेटिक वे में सारे कामों को जो है करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो एनालिसिस जो है आ ही गया था, तो यहाँ पर हम समझा देते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस क्या होता है। डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत करना, गुफ्तगू करना। ठीक है, तो ये है डिस्कोर्स का माना। तो इसमें क्या है, इज अ रिसर्च मेथड स्टडीज स्पोकन लैंग्वेज इन रिलेटेड टू इट्स सोशल कंटेस्ट। सोशल कंटेस्ट का मतलब क्या है, जो आपकी टॉपिक है। तो कह रहे हैं कि अगर आपकी टॉपिक से रिलेटेड जो है कोई भी लैंग्वेज जो है बोली गई है, तो उसकी जो है यहाँ पर स्टडी की जाती है। इट लुक्स एट द लिंग्विस्टिक कंटेंट, यानी ये किस चीज पर फोकस करता है, लिंग्विस्टिक कंटेंट पे, यानी क्या कहा गया और लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है किस तरीके से यूज किया गया। मान लीजिए आपकी टॉपिक है नजीब महफूज, ठीक है, उस नजीब महफूज के ताल्लुक से जो है किसी ने बोला है, ठीक है, तो वो क्या बोला है और उसका लैंग्वेज इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, क्या उसने आमिया लैंग्वेज इस्तेमाल किया या फुसहा लैंग्वेज इस्तेमाल किया, और उसने नजीब महफूज के ताल्लुक से जो है क्या कहा है। तो अगर इस तरीके का एनालिसिस जो है आप अपने रिसर्च के अंदर कर रहे हो, जो स्पोकन लैंग्वेज से, लिंग्विस्टिक कंटेंट एंड लैंग्वेज से रिलेट करती है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी, कंफर्म कीजिए। जी सर। ठीक है, अब आपका एक आता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट ये वर्ड से ही आपको समझ में आता है कि मतलब जो कुछ भी आप मान लीजिए, ये एक सफा है, ठीक है, इस सफा के अंदर पूरी ये कंटेंट लिखे हुए हैं, आप पढ़ रहे हो, इबारत है पूरी, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपको नए वर्ड दिख रहे हैं, नई आइडियाज आपको दिख रही हैं, नए थीम्स आपको दिख रहे हैं, जब आप उन आइडियाज का, उन कंसेप्ट का, उन वर्ड का आप एनालिसिस करते हो, उसी को हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। देखिए कह रहे इट कैन फोकस ऑन वर्ड, सब्जेक्ट एंड कंसेप्ट इन टेक्स्ट और इमेज। ठीक है, तो अब मान लीजिए इमेज की शक्ल में आपके पास कोई कंटेंट है, टेक्स्ट की शक्ल में आपके पास कोई कंटेंट है। अब उस कंटेंट में आपको कोई ऐसा वर्ड मिलता है, ठीक है, कोई ऐसी आइडियाज, कोई ऐसी चीजें आपको वहां पर दिखती हैं, आपको लगेगा कि हमें इसका एनालिसिस करना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। सिंपल सी बात है। क्लियर? चलिए, अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के फायदे क्या होते हैं, ये इन सारी चीजों को आपको नोट नहीं करना है, बस सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया जा रहा है, ताकि आपका एक माइंड बन जाए रिसर्च के ताल्लुक से। ठीक है, तो जब रिसर्च के ताल्लुक से जो है आप अपना माइंड बना लोगे, तो ये आपके लिए क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन में आपको क्या करना है, देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ वेल डिजाइन रिसर्च प्रॉब्लम इंक्लूडिंग, ठीक है, क्लैरिटी ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च डिजाइन बनाने के फायदे ये है कि आपके जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव है ना, वो बिल्कुल क्लियर होंगे। रिसर्च डिजाइन प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड द डिजायर आउटकम। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके रिसर्च के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और डिजायर आउटकम आपको मिलता है, यानी जो नतीजा आप लेना चाहते हो वही नतीजा आपको मिलता है। Increase validity and reliability. The ensure validity and reliability of result. Research design help to minimize the risk of bias and help to control extraneous variable. तो रिसर्च डिजाइन का एक फायदा ये भी होता है कि बायसनेस का जो खतरा होता है उसको ये कम करता है, मिनिमाइज करता है, और जो कुछ भी एक्सट्रानियस फैक्टर आते हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है। एक्सट्रानियस वेरिएबल या एक्सट्रानियस फैक्टर का मतलब ये हो गया कि जैसे हम आपको समझाते हैं कि अगर आप अपना घर जो है नक्शे के थ्रू नहीं बनवा रहे हो, तो क्या पता आपका जो एक घर का पिलर है वो इस तरीके से, पिलर तो ऐसे बनना चाहिए था लेकिन पिलर जो है वो ऐसे बन गया है। तो ये जो आपका पिलर ऐसे बन गया, टेढ़ा बना, ये एक्सट्रानियस फैक्टर यानी बाहरी किसी गलती की वजह से ही जो है ये काम हो गया। गलती आपकी क्या है, क्योंकि आपका नक्शा जो है नहीं था, इस वजह से कारीगर ने जो है उस चीज को सही तरीके से ढाला नहीं है। तो इसी तरीके से आप अगर रिसर्च डिजाइन नहीं बनाते हो, तो आपके रिसर्च में बहुत सारी ऐसे गलत डेटा जो है आ सकता है। ठीक है, अगर आप रिसर्च डिजाइन बनाओगे तो उसी के एतबार से ही आप डेटा अपने रिसर्च के अंदर लाओगे। तो रिसर्च डिजाइन का फायदा ये होता है कि बाहरी जो कुछ फैक्टर आकर आपके रिसर्च को खराब करते हैं, उस चीज को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। क्लियर?
ठीक है। फिर इसी तरीके से इम्प्रूव डेटा कलेक्शन, रिसर्च डिजाइन हेल्प टू इंश्योर दैट द प्रॉपर डेटा इज कलेक्टेड एंड डेटा इज कलेक्टेड सिस्टमेटिकली एंड कंसिस्टेंटली। तो डेटा का कलेक्शन जो है वो आपका सिस्टमेटिक एंड कंसिस्ट तरीके से होता है, अच्छे तरीके से होता है। बेटर डेटा एनालिसिस होता है, रिसर्च डिजाइन हेल्प इंश्योर दैट द कलेक्टेड डेटा कैन बी एनालाइज इफेक्टिवली प्रोवाइडिंग एन मीनिंगफुल इंसाइट एंड कंक्लूजन। इंसाइट का मतलब होता है समझ, परख, ठीक है। तो डेटा का एनालिसिस भी जो है बिल्कुल मीनिंगफुल इंसाइट एंड कंक्लूजन जो है बहुत अच्छे तरीके से निकलता है। एफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्स, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है। रिसर्च डिजाइन हेल्प टू इंश्योर दैट रिसोर्स आर यूज्ड इफिशियंटली। तो इसी तरीके से इसमें क्या है कि हम जो भी रिसोर्स हमारे पास होते हैं, जो भी डेटा हमारे पास होता है, तो वो उसका हम इफिशियंट इस्तेमाल करते हैं, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यानी अपने रिसर्च में जो है वेस्ट वाली चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने एक रिसर्च डिजाइन बनाई हुई है, हमारे पास एक टॉपिक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड ही पहलुओं पे हमें बात करनी है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आर्टिकल, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मौजू कुछ होता है लेकिन उसके अंदर सफा दर सफा जो चीजें लिखी होती है वो उस मौजू के बिल्कुल बरअक्स होती हैं, है ना। तो वही आपको कह रहे हैं कि आप अपने रिसर्च में अगर रिसर्च डिजाइन बनाते हो तो जो भी आपके पास रिसोर्स या मटेरियल होगा उसका आप इफिशियंस इस्तेमाल करोगे, यानी वेस्ट वाली चीजों को, टॉपिक से बरअक्स वाली चीजों को जो है आप अपने रिसर्च में नहीं इंक्लूड करोगे, ठीक है। A well-designed research plan is essential for successful research, providing clear and meaningful insight and ensuring the research must be practical. ठीक, तो यही है एक रिसर्च डिजाइन के फायदे। अगर हम यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल आपको समझाएं, क्योंकि जब भी आपको एडमिशन लेना होगा तब आपको एक रिसर्च प्रपोजल की जरूरत पड़ती है और उसी के बेस पे ही आपका एडमिशन होता है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल है क्या? कह रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन व्हाट यू प्लान टू रिसर्च, यानी योर रिसर्च टॉपिक, व्हाई इट इज वर्थ रिसर्चिंग, योर जस्टिफिकेशन एंड हाउ यू प्लान टू इन्वेस्टिगेट इट, यानी योर मेथोडोलॉजी। इट इज अ कंसाइज समरी ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च। देखिए रिसर्च प्रपोजल जो होता है ना, आपकी जो टॉपिक होती है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी एक समरी होती है, तकरीबन 10 सफा में या 8 सफा में या 7 सफा के अंदर जो है लोग रिसर्च सिनॉप्सिस लेकर जाते हैं। तो उस सिनॉप्सिस में आप ये बताते हो कि आपने इस टॉपिक को क्यों चूज किया है, ठीक है। आप उस पर अपनी जस्टिफिकेशन दोगे कि क्यों आपने इस टॉपिक का सिलेक्शन किया है। दूसरी बात, आप उस रिसर्च सिनॉप्सिस में ये भी आप बताते हो कि आप इस रिसर्च को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करोगे, आप कौन सा मेथड, कौन सा तरीका जो है यूज करोगे। आप उस रिसर्च सिनॉप्सिस में ये भी बताते हो कि आपका एनालिसिस करने का तरीका क्या होगा। फिर यहाँ पर आपको लिखा है कंसाइज समरी ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च, यानी आपने जो रिसर्च मतलब जो आपकी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड ये एक कंसाइज समरी होती है, यानी टू द पॉइंट खुलासा होता है, उसी को हम बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर इंटरव्यू वगैरह दिया होगा या रिसर्च प्रपोजल किसी का लेकर देखा होगा तो वो यही होता है, कंसाइज समरी होती है आपके रिसर्च क्वेश्चन की, यानी आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड ये रिसर्च सिनॉप्सिस बनती है और ये एक समरी के फॉर्म में बनती है जिसमें रिसर्चर जो है इन सारी चीजों को बताता है कि क्यों उसने इस मौजू का इंतखाब किया, यानी क्यों इस टॉपिक का इंतखाब किया, क्यों वो जो है इस रिसर्च पे जो है इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है, क्या नया करेगा, कौन सा मेथड यूज करेगा, एनालिसिस करने का तरीका क्या इस्तेमाल करेगा। तो इन सारी चीजों को आप अपने रिसर्च प्रपोजल में बताते हो और इसी के बेस पे ही आपका इंटरव्यू होता है और एग्जामिनर आपसे पूछता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। ठीक है। अब ये व्हाट इज द लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, आगे तो हमने देख लिया है। तो लिटरेचर रिव्यू इज अ सर्वे ऑफ स्कॉलरी सोर्स, ठीक है। स्कॉलरी सोर्स का मतलब क्या है, जैसे बुक हो गए, जर्नल्स है, आर्टिकल एंड थीसिस वगैरह जो है ये स्कॉलरी होते हैं, यानी यहाँ पर जो है इसको रिसर्चर जो है रिसर्च करके ही क्या करता है, इसको बनाता है। रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक और रिसर्च क्वेश्चन इज प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ करेंट नॉलेज दैट यू कैन लेटर अप्लाई टू योर पेपर, थीसिस और डिसर्टेशन टॉपिक। तो इसमें क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू में आपकी जो टॉपिक होती है, आपका जो रिसर्च क्वेश्चन होता है, उसी से रिलेटेड आप स्कॉलरी सोर्स का सर्वे करते हो, यानी आप ये देखते हो कि क्या हमारी टॉपिक से रिलेटेड जर्नल में क्या चीजें लिखी गई है, कितनी बुक्स लिखी गई है, कितनी थीसिस जो है लिखी गई है, कितने आर्टिकल्स जो है लिखे गए हैं। तो लिटरेचर रिव्यू से आपको एक ब्रॉड वे में नॉलेज मिल जाती है, तब आप उस चीज को अपने थीसिस, डिसर्टेशन पेपर में आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, यानी आप बताते हो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड इतनी साबिका स्टडी जो है की गई है और इस फील्ड पे जो है अभी काम नहीं हुआ है, इस फील्ड पे काम करने की जरूरत है। तो ये मतलब ओवरऑल तरीके की जो है आपको नॉलेज मिल जाती है, उसी का नाम होता है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। चलिए और बताइए, आप में से किसी को कोई डाउट किसी चीज में? समझ में आ रही है रिसर्च आप लोगों को?
बहुत ही आसान है, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। हाँ, यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च के ताल्लुक से जो कुछ टर्म आपको यहाँ पर दी गई है, बताई गई है, इस चीज को जो है आप नोट करो, क्योंकि फर्दर आगे हम जब चीजों को पढ़ेंगे तो हमें समझने में जो है इससे मदद मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड जो है यूज होते हैं बार बार, तो इससे जो है काफी सहायता मिलेगी आप लोगों को। जी बताइए। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। जी बिल्कुल पूछिए, मैं किस लिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से, पूछिए।